उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। फर्जी असलहा लाइसेंस के मामले में ईडी की 2 दिनों से छापामार कार्रवाई। आज फिर 11 मकामात पर छापे। चीन के वजीर खारजा वांग यी का भारत दौरा जारी। कौमी सलामती के मुशीर के बाद वजीर खारजा से हुई मुलाकात। मगरबी बंगाल के बीरभूम में तशद्दुद मामले की होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। यूपी में आज शाम 4 बजे दूसरी बार सीएम का हल्फ लेंगे योगी आदित्यनाथ। 4 दर्जन वज़रा की भी होगी हल्फबर्दारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर 80 पैसे का हुआ इजाफा। 4 दिनों में 2.5 रुपए के करीब का इजाफा रिकॉर्ड। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर में ईडी काफी सरगर्म नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे से ईडी 11 मकामात पर छापामार कार्रवाई कर रही है और इस 11 मकामात के छापामार कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है लाइसेंस के बगैर हथियार रखने का, हथियार फराहम करने का मामला। पूरी तस्वीर जो इस वक्त साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि 11 मकामात पर इस ईडी के छापामार कार्रवाई के नतीजे में अभी तक के फेक गन लाइसेंस की तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। फेक गन लाइसेंस स्कैम के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर यह कोशिश ईडी की जानिब से चल रही है और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि कई मकामात पर जम्मू कश्मीर से बाहर भी छापे मारे गए हैं। लेकिन छापेमार कार्रवाई में ज्यादातर जो मकामात पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है या की गई है, जिनके खिलाफ की गई है, वो जम्मू कश्मीर में या तो वो डीसीज के ओहदे पर रह चुके हैं, एडीसीज के ओहदे पर रह चुके हैं। ये सब 2013 से 2016 के बीच फर्जी लाइसेंस का खेल खेला गया, स्कैम चला और उसी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर यह सारा मामला सामने आ रहा है कि सर्च ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। आपको बता दें कि आईएएस फॉर्मर कुपवारा डीसी राजीव रंजन के खिलाफ भी बाज़ाब्ता तौर पर छापामार कार्रवाई की गई है। इतरत हुसैन जेकेएस फॉर्मर कुपवारा डीसी, इनके खिलाफ भी है। रविंद्र कुमार भट्ट ये फॉर्मर कुपवारा एडीसी, इनके खिलाफ भी है। ये सब के सब अपनी खिदमात से मुअत्तल किए जा चुके हैं। तारिक अतहर और गजन सिंह ये जुडिशियल क्लर्क हैं, इनके खिलाफ भी बाज़ाब्ता तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो ये सब फेक गन लाइसेंस का स्कैम है, इसके जद में आते हुए ये सब नजर आ रहे हैं और इन तमाम पर शिकायत पहले भी मिली थी, कार्रवाई पहले भी की गई थी और बताया जा रहा है कि 6 आर्म्स डीलर के खिलाफ भी उनकी रहायशगाह पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। जम्मू से आई हुई तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, लेकिन इस वक्त सीधे चलेंगे इशफाक गौहर के पास। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? पिछले 24 घंटे से ईडी काफी सरगर्म नजर आ रही है। बताइए जा रहा है कि ये साबिक जो एडीसी या डीसीज वगैरह थे 2013 से 2016 के बीच में, ये उस वक्त फर्जी लाइसेंस का स्कैम शुरू हुआ था और उसी बीच खेला गया ये खेल, अब इसकी धरपकड़ हो रही है। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बात अज़हर मिन शम्स है कि फर्जी गन लाइसेंसों का मामला बहुत पुराना है और इसकी तहकीकात भी बहुत वक्फे से जो है वो चल रही है। और इसमें जहां सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, स्टिंग कुछ आईएएस अफसरों से पहले पूछताछ हुई और कल जहां तक हम देखें तो 11 टीमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दिल्ली से चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के अंदर वो छापामारी करते रहे, जिस दौरान कसीर तादाद में उन्हें नकदी बरामद हुई, कुछ सोना वहां से बरामद हुआ। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि फॉर्मर अफसर जिनमें राजीव रंजन जो आईएएस है, फॉर्मर डीसी कुपवारा है, उनके घर पर छापामारी दोबारा से हुई। इतरत हुसैन डीसी कुपवारा रहे हैं, जेकेएस काडर के हैं, उनके घर पर छापामारी हुई। रविंद्र कुमार भट्ट ये भी फॉर्मर डीसी कुपवारा रहे, बाद में उनको सर्विस से मुअत्तल कर दिया गया था, तो ये भी वहां पर इनके घर पर छापामारी हुई। और इस तरीके से 1 दर्जन के करीब मकामात हैं जहां पर सिविल और जो साबिक अफसर है उनके घरों पर छापामारी हुई। दरअसल ये मामला जो कि जेर समाअत है, मुख्तलिफ ज़राया इसको खंगाल रही है और हजारों लाखों रुपये का इसमें खुर्द-बर्द हुआ है। सन 2012 से लगातार 2016 के दरमियान तकरीबन 2.75 लाख आर्म्स लाइसेंस इशू की गई है और नॉन एंट्रीज को वो दे दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है और इसमें कितना पैसा आया है, वो हथियारों के बारे में कहाँ से है, उन सभी चीजों को ये सारा मामला जो है वो देखा जा रहा है और यही वजह है कि छापामारी जो है वो वसी पैमाने पर की जा रही है। और अब हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कुछ मजीद
गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्का है, क्योंकि कल जो नए अदाद-ओ-शुमार मिले हैं, जो दस्तावेजात मिले हैं, उन दस्तावेजों की बुनियाद पर कुछ मजीद कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। इसमें खबर यह भी मिल रही है कि सीबीआई पहले ही से इस मामले में तहकीकात कर रही है, फर्जी लाइसेंस के मामले में। क्या ये माना जा रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ही सिर्फ एक एंगल है जो ईडी तलाश रहा है, या फिर कुछ और एंगल भी है इसका? देखिए, मनी ट्रेल तो है ही इसमें कि इतना पैसा जो आया है, लिया कैसे, किसने लिया, कहाँ आया, कहाँ गया, वो चीजें तो चल ही रही है। जब ईडी इसमें आई है तो आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहाँ कहाँ से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन न तो ईडी ने कोई सामने रखी है कि क्या कुछ उन्होंने लॉजिकल कंक्लूजन पर लिया है, और ना ही सीबीआई इस केस को क्लोज कर रही है। राजस्थान से केस चला था, एटीएस राजस्थान ने इसको खोला था, आते आते जम्मू कश्मीर पहुंचा, जम्मू कश्मीर से तब से लेकर अब तक कभी सीबीआई तो कभी एटीएस की छापामारी हुई है, और अब इसमें नया एंगल आया है जब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इसमें कार्रवाई की, और उनका मानना है कि जो बेतहाशा पैसा इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसी की जांच के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि ये पैसा कहां से आया, किन लोगों ने दिया, क्यों दिया, और इसके बुनियादी मकसद इन लाइसेंस का इशू करने का क्या था। ये 24 घंटे की जो कार्रवाई हुई, क्या इसमें किसी किस्म की गिरफ्तारी या कागजात वगैरह की जब्ती के हवाले से कोई अपडेट? देखिए, जहां तक इन 11 मकामात पर जहां पर कार्रवाई हुई है, इनमें अभी तक जो हमारे पास इतलात है, तकरीबन 93.5 लाख रुपया रिकवर किया गया। मुकेश भार्गवा उनके घर से 65 लाख रुपया, देवी दयाल खजूरिया है उनके घर से, 1 किलो 7 ग्राम सोना बरामद किया गया मदन भार्गव के घर से, और इस तरीके से जो रिटायर आईएएस अफसर हैं जिनके घरों पर छापामारी हुई है, वहां से कुछ दस्तावेजात मिले हैं जिन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, और उससे इस केस को मजीद आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं ईडी को मदद जरूर मिल रही है। इस तरीके से सोर्सेज हमें बता रहे हैं। ये 2013 से 16 के बीच का पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये 2022 में छापामार कार्रवाई की जा रही है। ये इतना लंबा गैप, आप इस केस को फॉलो कर भी रहे थे, ये लंबा गैप की वजह क्या रही? क्या सीबीआई ये इतना लंबा गैप नहीं। अगर आप देखेंगे तो हर 2-2.5 महीने के बाद, आप अगर गूगल पे भी खंगालेंगे तो हर 2-2.5 महीने के बाद आपको ये खबर पढ़ने को मिलेगी कि ईडी या सीबीआई ने छापामारी की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया और आज वो कर रहे हैं, बल्कि वो इस तरीके से कार्रवाई करते हैं जो यहाँ उनके पास आता है तो उसके बाद वो उसको खंगालने की कोशिश करते हैं, फिर आगे क्या उसमें निकलता है उसमें आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1-2 साल कुछ नहीं किया है। सीबीआई अपनी कंटिन्यूसली तहकीकात चला रही है। ईडी ने इसमें नए सिरे से एक नई रूप फोकी है जब से उन्होंने कल ये जब्तियां की है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तफसीलात फराहम करने के लिए। ईडी की छापामार कार्रवाई के सिलसिले में तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर, बता रहे थे कि आखिर इसका सच क्या है और इस तफसीलात में क्या कुछ नया निकलता हुआ इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। तो 11 मकामात पर छापामार कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो तस्वीरें मिल रही है, जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक कि 11 मकामात पर छापामार कार्रवाई के नतीजे में अब तक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात जब्त किए गए हैं और ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर दौरे पर आए हुए हैं और करीब 3 बजे उन्हें नेपाल भी पहुंचना है। इसलिए आज सुबह जब बहुत ही कम सुबह हुई थी, यानी कि 8 से 9 बजे के दरमियान, बाज़ाब्ता तौर पर वांग ही को देखा गया कि वो अपने मेहमान गेस्ट हाउस से निकल करके सीधे कौमी सलामती के मुशीर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, ब्लॉक उनके ऑफिस की तरफ जाते हुए नजर आए। और अब इस वक्त खबर मिल रही है कि वो वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात हो चुकी है इनकी, और साथ ही साथ कौमी सलामती के मुशीर से मीटिंग के बाद ही वो वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात में अब यहां से मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है। मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी चूंकि 3 बजे का वक्त दिया गया है काठमांडू को, और काठमांडू की इस मीटिंग में के लिए वक्त पर पहुंचना बताया जा रहा है कि सारी कुछ चीज़ें शेड्यूल हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ खबर यह भी है कि ज़ोहराने का इंतजाम वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की तरफ से हैदराबाद गेस्ट हाउस में किया गया है। लेकिन इस वक्त हैदराबाद गेस्ट हाउस में उनकी मुलाकात चल रही है। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते पिछले 2 सालों के दरमियान हमने देखा कि जिस तरह से खटाई
लड़ाई के शिकार हुए हैं और जिस तरह से दोनों मुल्कों के रिश्तों में जुमूद का दौर देखने को मिला है, ऐसे में अभी जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देखते हुए खबर मिल रही है कि शायद यहां से एक नई शुरुआत हो और नए दौर का आगाज हो हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक अलग अलग ब्लॉक बन रहा है, दुनिया अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान, चीन और एशियाई ममालिक एक साथ क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? क्या हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एलएसी का जो मुद्दा है, एलएसी का जो मामला है, क्या वो हल हो जाएगा? और साथ ही साथ क्या अफगानिस्तान को कबूल करने के लिए चीन बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की वकालत करने के लिए आगे बढ़ रहा है? इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर आज के एजेंडे में जो हमें खबर मिल रही है कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा के साथ जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में एलएसी से लेकर के रूस यूक्रेन की जंग पर बातचीत चल रही है और इस बातचीत के नतीजे में क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एलएसी का मुद्दा हो सकता है कि जो फ्रिक्शन पॉइंट कुछ रह गए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एलएसी पर, लद्दाख में उस मसले को हल कर लिया जाए और उस पे आने वाले दिनों में बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान हो और इस तरह से दोनों मुल्कों के रिश्ते फिर से नए सिरे से बहाल होने शुरू हो जाए। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है और ऐसी खबर भी है। वजारत खारजा से हमें खबर मिल रही है कि वजारत खारजा में इस मीटिंग के खात्मे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दरमियान में आती है तो सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देखेंगे, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त कौमी सलामती के मुशीर के बाद अब वज़ीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को टटोला जा रहा है और कैसे बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकता है और कैसे नए रास्ते निकाले जा सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इस पर खबर मिल रही है कि आज मीटिंग में बातचीत चल रही है। तो वांग यी दिल्ली में है और मुज़ाकरात चल रही है वज़ारत खारजा में वज़ीर खारजा के साथ। बहरिया के आज एक ख़ास प्रोग्राम में हिंदुस्तान के सदर यानी कि रामनाथ कोविंद ने आज जामनगर गुजरात का दौरा करके वहां एक खुसूसी तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो सदारती परचम होता है, वो तारीख़ी परचम होता है सदारती कलर का, वो INS वलसुरा को दिया गया है, ये उनके हवाले कर दिया गया है। इस मौके से सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने एक तरफ जहां मिलिट्री यूनिट को अपना सदारती झंडा दिया, वहीं साथ ही साथ ये उम्मीद की कि मुल्क की सलामती के लिए हमारी बहरिया जिस अंदाज में कोशिश हैं और जिस तरह की कोशिश कर रही है उसमें और तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त 150 मेन गार्ड के ऑनर से मुतल्लिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसके प्रोग्राम परेड में सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है और इस मौके से INS वलसुरा के इस प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के प्रोग्राम को आज जो करीब 150 साल पूरे हो गए जो 1942 में जिसका क़याम अमल में आया था, और उस मौके से मुनक़दा इस खास तकरीब का सदर हिंद रामनाथ कोविंद हिस्सा बने। इस मौके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुन लीजिए। I am confident that INS Balsura will continue to equip the officers and sailors with the requisite skill set to ensure combat worthiness of complex weaponry, electronics and IT equipment fitted on board ships and submarines. I am told that INS Balsura has been designated as the Indian Navy's pivotal node of training on new emerging technologies like artificial intelligence and big data analytics. INS Balsura has also emerged as the preferred training destination for our friendly navies. I am told that 1,800 trainees from 15 friendly foreign countries have been trained till date from this premier institution. This has also strengthened our bilateral ties with the countries from the Indian Ocean region. Distinguished officers, ladies and gentlemen, we owe a debt to our society and our nation. It is our sacred duty to repay this debt by helping the society in whatever way we can. I am happy to note that INS Valsura has initiated a number of social outreach programs
and welfare measures in the Saurashtra region. The rebuilding of Navy Moda village post the devastating earthquake of 2001 was a commendable effort of community service. Last year, in September, during the heavy rain in Jamnagar, over 400 citizens, including the elderly, a pregnant lady and children, were rescued by the teams of INS Balsura. I compliment the efforts of INS Balsura and all those involved in the rescue mission. कुछ आलमी खबरें भी आपके सामने रख देते हैं। नेटो समिट के हवाले से हमने कल आपको अपडेट किया था और बता दें कि नेटो समिट के अख्ताम के बाद G7 ममालिक की मीटिंग में मुनक़िद हुई, जिसमें G7 रुकन ममालिक ने सीधे तौर पर रूस पर ये जोर दिया कि वो किसी भी हाल में इस जंग को रोके। G7 से आई हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। नेटो में भी वही बातें हुई जो करीब करीब जो G7 में बातें हुई। नेटो में क्या कुछ खास निकल कर आया रूस और यूक्रेन को लेकर के, वो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि हमने एक तरफ जहां चीन से कहा है कि यूक्रेन मामले पर रूस की हिमायत ना करे, वहीं दूसरी जानिब रूस को रोकने के लिए मिलिट्री लेवल पर बहुत सारे कई अहम फैसले लिए गए हैं। नेटो इजलास में क्या कुछ खास फैसले लिए गए हैं, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को सुनिए। Partly because we see the rhetoric and we see that Russia is trying to create some kind of pretext accusing Ukraine, United States, NATO allies for preparing to use chemical and biological weapons. And we have seen before that this way of accusing others is actually a way to create a pretext for do the same themselves. And of course, the accusations against Ukraine and NATO allies are absolutely false. Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. We are also enhancing allies' preparedness and readiness for chemical and biological and nuclear threats. We are resetting NATO's deterrence and defense for the long term, with more troops, with more air assets and more maritime capabilities. We have already increased our presence in the east, and today we decided on 4 new battle groups. And the leaders agreed to task our military commanders to provide options for a long-term reset of our presence, our military posture in the eastern part of the alliance and across the whole alliance. We are determined to do all we can to support Ukraine. And I welcome the concrete offers of assistance made by allies today. At the same time, we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate further, because this would be even more dangerous and more devastating. नेटो की समिट के खात्मे के बाद G7 इजलास के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर पोलैंड के दौरे पर पहुंच चुके हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। लेकिन उस दौरे पर रवाना होने से पहले क्या कुछ फैसला लिया गया है अमेरिका की जानिब से, रूस की इस जारहियत को रोकने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जाएंगे अमेरिका की जानिब से, किस किस्म की पाबंदियां लगाई जाएगी और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, वो बता रहे हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। Today marks 1 month since Russia began its carnage in Ukraine, the brutal invasion of Ukraine. And we held a NATO summit the very next day. At that time, my overwhelming objective in wanting that summit was to have absolute unity on 3 key important issues among our NATO and European allies. First was to support Ukraine with military and humanitarian assistance. Second was to impose the most significant sanctions, economic sanction regime ever, in order to cripple Putin's economy and punish him for his actions. Third was to fortify the eastern flank of our NATO allies, who were obviously very, very concerned and somewhat at
worried what would happen. We accomplished all three of these, and today we're determined to sustain those efforts and to build on them. The United States is committed to provide over $2 billion in military equipment to Ukraine since I became president, anti-air systems, anti-armor systems, ammunition, and our weapons are flowing into Ukraine as I speak. And today I'm announcing the United States is prepared to commit more than $1 billion in humanitarian assistance to help get relief to millions of Ukrainians affected by the war in Ukraine. Many Ukrainian refugees will wish to stay in Europe, closer to their homes. But we also will welcome 100,000 Ukrainians to the United States with a focus on reuniting families. And we will invest $320 million to bolster democratic resilience and defend human rights in Ukraine and neighboring countries. We're also coordinating with the G7 and the European Union on food security as well as energy security. And I'll have more to say about that tomorrow. We're also announcing new sanctions of more than 400 individuals and entities in alignment with the European Union. More than 300 members of the Duma, oligarchs, and Russian defense companies that fuel the Russian war machine. In addition to the 100,000 U.S. forces now stationed in Europe to defend NATO territory, NATO established, as you already know, 4 new battle groups in Romania, Hungary, Bulgaria, and Slovakia to reinforce the Eastern Front. Putin was banking on NATO being split. My early conversation with him in December and early January, it was clear to me he didn't think we could sustain this cohesion. NATO has never been more united than it is today. बरतानिया के पीएम बोरिस जॉनसन की जानिब से मुसलसल कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे रूस पर पाबंदियां लगती रही हैं और नेटो और G7 इजलास के बाद भी उन्होंने और पाबंदियां लगाने का फैसला किया। साथ ही साथ यूक्रेन को इमदाद पहुंचाने की और सपोर्ट करने की, मिलिट्री सपोर्ट करने का भी ऐलान किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ यूक्रेन को मिल रहा है और क्या कुछ पाबंदियां रूस पर लग रही है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को सुनिए। Meaning of bravery. Against the odds, they've snarled up Russia's invading army, inflicting defeat after defeat. The heroism of Ukraine has changed the geopolitics of Europe. Vladimir Putin has badly miscalculated, and I believe he knows it. But now that Putin's plan A has foundered, he's already escalating by intensifying his attacks on civilians. Maternity wards, schools and homes have been bombed without any regard for civilian life. Families are being starved out in freezing basement shelters and targeted as they flee. The United Kingdom and our allies in NATO and the G7 here today are clear. We will not stand by while Putin vents his fury on Ukraine. I've rarely seen our nations more united in recent years than we are now. Putin's failure in Ukraine is vital for the peace and prosperity of all of us, and his barbaric invasion has galvanized the international community into collective action. We will work with like-minded allies to ramp up lethal aid to Ukraine at scale, providing kit to President Zelensky in the quantity and with the quality that he needs to defend his country. इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।